नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस ने माधवीपुरी बुच पर किया बड़ा खुलासा, लगाया 6 कंपनियों से पैसे कमाने का आरोप। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ के बेटे की ऑडी कार का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। हरियाणा चुनाव के लिए आपने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, बीजेपी कांग्रेस के बागियों को दिया टिकट। सीएम योगी से मुलाकात और मान गई नाराज अपर्णा यादव, जल्द संभालेंगे नई जिम्मेदारी। यूपी में इस मुद्दे पर एकजुट हुई बीजेपी और बीएसपी, राज्यसभा सांसद ने खुलकर किया मायावती का समर्थन। राहुल गांधी के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, का 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। गाजा पट्टी में इजराइल के घातक हमले में 40 लोगों की मौत, 60 घायल। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर गंभीर आरोप लगे थे। वैसे तो उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन अब इसे लेकर कांग्रेस लगातार माधवी को आड़े हाथों ले रही है। साथ ही कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ भी आवाज उठा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा है कि वो माधवीपुरी बुच और तमाम कंपनियों के उनके रिश्तों का लगातार खुलासा कर रहे हैं। पवन ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक ने इस मामले में बताया कि माधवीपुरी के खाते में कब और कितने पैसे आए, लेकिन ना तो सेबी और ना ही पीएमओ ने इस पर कोई जवाब दिया है। ये सेबी का कोड है। हर जब आप नौकरी भी करते हैं तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ नियम होते हैं जो आपको गवर्न करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इस कोड में जो सेक्शन 5 है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर तब माना जाएगा जब ऐसी किसी कंपनी से आप कमाते हैं जिसमें जो सेबी के रेडार पे होती है, उसकी जांच हो रही होती है, सेबी एडजुडिकेट कर रहा होता है उस पर, लेकिन ये कमाया गया 2,95,00,000 आपके सामने है। सबसे ज्यादा 88%, ये जो 2,95,00,000 का 88% महिंद्रा एंड महिंद्रा से कमाया गया, उनसे लिया गया। अघोरा ने लिया। अघोरा की 99% शेयर होल्डिंग माधवी पी बुच के पास है और ये कंपनी उनकी और उनके पति की कंपनी है। मुझे लगता है आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो मैं आपको दूसरा झटका देना चाहता हूं, पहले झटके से अगर आप उबर गए हो तो, क्योंकि मुझे समय लगा। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी जी के पति धवल बुच को 19 से 21 के बीच में, 2019 से 2021 के बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा से 4,78,00,000 रुपए प्राप्त हुए। द हस्बैंड ऑफ सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी जी, द हस्बैंड इज धवल बुच साहब, ही गॉट 4,78,00,000 rupees from Mahindra and Mahindra Group between 2019 and 2021. 2,95,00,000 तो कंपनी को मिले, अघोरा को, और 4,78,00,000 इनको मिले। आप पूछिए इनसे कि क्यों मिले, मुझे नहीं मालूम क्यों मिले। और ये सब कब हो रहा है, फिर से दोहराना जरूरी है, जब माधवीपुरी बुच जी इस वक्त होल टाइम मेंबर थी सेबी की 19 से 21 के बीच में, तब उनके पति को 4,78,00,000 महिंद्रा एंड महिंद्रा से क्यों मिल रहे थे, उसका जवाब भी है, थोड़ा बहुत तो है। महाराष्ट्र के नागपुर की एक विजिट सड़क पर कल एक लग्जरी कार द्वारा कई गाड़ियों को टक्कर मारने की घटना सामने आई है। ये कार महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत के नाम पर रजिस्टर्ड है। वायरल हुई 14 सेकंड की वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि ऑडी कार एक चौराहे पर पहले कार और फिर एक बाइक से टक्कर मारती है। बहुत दुर्दैवी घटना है और इस घटना में भगवान जी की कृपा से, भगवान परमेश्वर की कृपा से कोई भी इंजर्ड नहीं है, किसी को भी कैजुअलिटी हुई नहीं है, कोई भी उसमें नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन 3-4 गाड़ियों को लेकर झड़प हुई है
और इसमें मैंने कल ही कहा है कि चाहे मेरे बेटे के नाम पे गाड़ी हो या कोई अपराधी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस के नियम से कोई भी जो नियम बैठता है वो नियम से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मैंने कल भी कहा है। कल मैं दिन भर 2 दिन से मुंबई में हूँ। मैंने पुलिस से उसकी जानकारी मांगी है, पुलिस ने मुझे प्राइमरी जानकारी दी है और मुझे लगता है अगर बेटे के नाम पे गाड़ी है, अगर वो गाड़ी मालक दोषी है, गाड़ी तो कोई और चला रहे थे, मुझे लगता है कोई एक उनका दोस्त गाड़ी चला रहा था, अगर गाड़ी मेरे बेटे के नाम पे है तो उसके नियम से जो कार्रवाई होगी वो करना चाहिए। अब जो विपक्ष है, चाहे संजय राउत की बात करो, वो आप आलोचना कर रहे हैं, कैसे दिखता है? ऐसा है कि अपोजिशन का तो काम ही है ये विषय को वो जब तक कार्रवाई होती नहीं या उनको जब तक समाधान नहीं होता तब तक तो बोलते रहेंगे, लेकिन कार्रवाई मैंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। फिल्म अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर बड़ी बात कही है। मीडिया में दिए बयान में उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि मैं सामान्य आदमी की तरह अपना नजरिया रखूं तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी की हर हरकत पर टिप्पणी करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग राहुल की टी शर्ट, उनकी क्रांतिकारी यात्रा समेत हर बात पर बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं, आम जनता भी ये मानती है कि राहुल गांधी ने विदेश में बैठकर जो कहा है वो सही कहा है। या कुछ भी भारत जोड़ो यात्रा करें, भारत न्याय यात्रा करें और क्रांतिकारी यात्राएं की उन्होंने, और उस पर उन्होंने क्या क्या टिप्पणी नहीं की, यानी यहाँ तक टी शर्ट पर टिप्पणी कर रहे थे। तो आज वही टी शर्ट पहन के इतना रिजल्ट अच्छा लाने के बाद राहुल गांधी और तमाम लोग उसी टी शर्ट में, यूँ कहें कुछ लोगों की नज़रों में छाती पे दाल मूंग रहे हैं, रोज़ आते हैं उसी टी शर्ट में, क्योंकि हर चीज़ पे उनका उनकी टिप्पणी। आज राहुल गांधी का जो मैंने कहा, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं जनरल ऑब्जर्वर की तरह मैं कह सकता हूँ कि अगर राहुल गांधी ने कहा है वो क्या गलत कहा है या सही कहा है, मुद्दा ये होना चाहिए। लोग मानते हैं जो राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल सही कहा है। वहाँ पे अगर सही बातें की हैं तो आज के दिन वो राग अलापना कि साहब विदेश में जाकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि इसकी शुरुआत किसने की, हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जब गए कांग्रेस के करप्शन के बारे में, देश के गरीबी बदहाली के बारे में, देश को जो 1900 पहले पैदा हुआ था उसको शर्म आती थी भारत में पैदा हुआ, कैसी कैसी बातें उन्होंने नहीं कही माननीय प्रधानमंत्री ने। मानता हूँ जोश में कह गए होंगे, मानता हूँ शायद अच्छी ब्रीफिंग नहीं होगी उनके पास या अच्छी ब्रीफिंग पे गौर नहीं किया होगा। तो आज अगर राहुल गांधी ने ऐसी बात कही है और उसको, जबकि ये इंटरनेट का ज़माना है, अब वो बात नहीं रही कि विदेश में क्यों नहीं कहना चाहिए था, कहना चाहिए था। अब तो आप एक से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चंद लम्हों के बाद जो हमारे चाहने वाले होंगे, मानने वाले, या हमारी जो हमें जो क्रिटिसाइज करने वाले होंगे, वो अब पूरी दुनिया में देख लेंगे, जहाँ जहाँ उनको देखना है वो देख लेंगे। तो अब वो दूरियाँ तो बहुत कम हो गई हैं, हम ग्लोबल मार्केट में आ गए हैं, ऑनलाइन का ज़माना है। तो ऑनलाइन के ज़माने में अगर राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी बात कही है जो हमारे रूलिंग पार्टी के लोगों को। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की कांग्रेस में शामिल होने और हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ना चाहते हुए भी आपको कई ऐसे काम करने पड़ते हैं। मैंने अपने बड़ों के आशीर्वाद से फैसला लिया है। यही लोग जिताएंगे, यही लोग जिताते आए हैं। कुश्ती में परमात्मा के बिना, बड़ों के बिना हम ना कभी कुछ कर पाए थे और आज भी इनके बिना हम कुछ नहीं है। इनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। पहले खेलों में भी खिलाड़ियों को पटकने के लिए राजनीतिक में आ गए हो, तो राजनीति के लोगों को कैसे पटकन देना चाहते? देखो सर, ये हमारे अपने लोग हैं, जो भी मेहनत करेगा उसको ये आशीर्वाद देंगे और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये सही का साथ देंगे और सच्चाई के सामने खड़े रहेंगे, जैसे ये पहले खड़े रहे हैं। महिला वोटर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जीत के लिए, क्योंकि आप भी महिला हैं। आप अपनी बहनों से, माओं से क्या अपील करेंगी, क्योंकि आप मैदान में उतरी हैं इस वक्त? जो उम्मीद की किरण से वो मुझे देख रही हैं, मैं बस उनको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में
आपके लिए पहले रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है, तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का पीड़ा, एक बहन का दर्द। और आज भी मैं लड़कियों से मिली थी, कुछ स्टूडेंट्स थे, कॉलेज में जा रहे थे, तो काफ़ी कुछ उनको चाहिए, स्टेडियम चाहिए उनको, कॉलेज के लिए बस चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि उनको मिले। और मेरी बहनें मेरे से भी आगे जाए, मेरे से भी ऊँचा नाम करे। और मैं गर्व से कह सकूँ कि मैं इस क्षेत्र में मेरी शादी हुई थी, यहाँ की बहनें हैं, जो यहाँ की जो माताएं हैं, वो अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों में फ़र्क नहीं करती हैं और उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। देखिए सर, एक तो आपको दिखा रहा होगा, रोड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो जो मूलभूत सुविधाएं जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए वही नहीं है। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि ये सबसे हमारे पहले एजेंडे में रहेगा। और बाकी समस्याएं तो बहुत है, अभी हमने स्टार्ट किया है, मेरा दूसरा तीसरा दिन ही है, जैसे मैं यहाँ से आई हूँ, ये मेरा तीसरा दिन है, कल नामांकन है, उसके बाद में हम अपना पूरा मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है। इसी बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, रास्ते बनाने के लिए, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों और एम्स के निर्माण के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए बोलना पीडीपी का रिकॉर्ड रहा है। इसलिए अन्य पार्टियां घबराई हुई हैं और लोगों के पास जा रही हैं। उनके पास लोगों से माफ़ी मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। दूसरी ओर लोग जेल से चुनाव लड़ते हैं और उन्हें सुरक्षा दी जाती है। वो हमारे उम्मीदवारों पर हमला करते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन चुनाव आयोग हमारे उम्मीदवारों को नोटिस भेजता है। जमात है जो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बात करती है, बात सही नेपर लगी नौजवान उनके हवाले से कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है उसके हवाले से बात करती है। और इसके अलावा जो पीडीपी का रिकॉर्ड रहा है जम्मू कश्मीर में तरक्की के हवाले से, रास्ते खोलने के हवाले से, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाने के हवाले से, एम्स बनाने के हवाले से, रोजगार देने के हवाले से, रहबर तालीम में लाखों लोगों को रोजगार दिया, उसकी वजह से जो बाकी जमातें हैं वो घबरा रही है। उनके पास लोगों के पास माफी मांग के लिए किस बात और कोई चारा नहीं। मैं कुछ जिस तरह से लगातार जो मैदान में उतारा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए मुझे एक बात बताइए, जो गरीब आदमी जेल में है उसके माँ बाप को उसको मिलने की इजाजत नहीं है। एक तरफ से वो मामला है जो हमारे जेलों में नौजवान है, वो सालों से जेलों में और उनको उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ से जेलों से लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी पार्टियां बनती हैं, उनकी गाड़ियां चलती है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। यहाँ तक कि जब वो हमारे कैंडिडेट पे हमला करते हैं या वो गांडे पे, तो पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय हमारे जो वहाँ के कैंडिडेट है इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस भेजता है। इससे आपको पता होना चाहिए कि जो जेलों से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या मामला है। थैंक यू सो मच। दिल्ली सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। आपने पीडीपी कांग्रेस के बागी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। बरवाला से बीजेपी के बागी छत्रपाल सिंह को मैदान में उतारा गया है। थानेसर से बीजेपी के बागी कृष्ण बजाज और बावल से कांग्रेस के बागी जवाहरलाल को टिकट दिया गया है। अरविंद केजरीवाल एक विकल्प के रूप के अंदर हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। एक नई राजनीति, काम की राजनीति, रोजगार की राजनीति, नशा मुक्त हरियाणा, भय मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, हर युवक को रोजगार, महिला की सुरक्षा, किसान का सम्मान। तो जो भी अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे अन्य किसी भी पार्टी के लोग हों, वो अब आम आदमी पार्टी के अंदर संभावनाएं तलाश रहे हैं, अपने भविष्य को देख रहे हैं। उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें बीजेपी कांग्रेस से, एक तरह से बागियों के सारे आम आदमी पार्टी इस चुनाव में उतर रही है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक जो लिस्ट जारी की है, कोर अपने वोटर्स की लिस्ट जारी की है, कोर अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी की है। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले अपने कार्यकर्ता की है, परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं है, अगर अच्छे व्यक्ति दूसरी पार्टी से भी आएंगे और हमारे पास जगह होगी तो हम उनको अकोमोडेट करेंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर कहा जा रहा था कि वो बीजेपी से नाराज चल रही हैं, लेकिन उन्होंने बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, जिसके बाद सभी गिले शिकवे दूर हो गए हैं। अपर्णा यादव प्रदेश अध्यक्ष
भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात कर चुकी हैं। कहा जा रहा है कि अब वो जल्द ही यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद अपर्णा यादव मान गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने आगे उनके मान सम्मान के अनुसार उन्हें जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया है, जिसके बाद अपर्णा ने महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर कार्यभार लेने का फैसला किया है। बताया गया कि इसी हफ्ते वे महिला आयोग जाकर अपना काम शुरू कर देंगे। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा 2022 के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी में शामिल हुई थी। कल रात उन्होंने अपने पति प्रतीक के साथ सीएम योगी से उनके घर पर मुलाकात की थी। दरअसल 3 सितंबर को यूपी महिला आयोग का गठन किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी से आई आगरा की बबीता चौहान को अध्यक्ष और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अपर्णा यादव दूसरी उपाध्यक्ष हैं। अपर्णा उपाध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रही थी। उनकी इच्छा सबसे बड़े पद की है, जिस पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। वे बीजेपी ज्वाइन करने से पहले पार्टी के समर्थक रही हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए दान किए थे। अपर्णा यादव की शादी मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव से हुई है। उन्होंने 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से लड़ा था। वह दूसरे स्थान पर रही थी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने हराया था और उन्हें करीब 63,000 वोट मिले थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षा होने और नियुक्ति पत्र मिलने की प्रक्रिया में पूरा 1 साल लग जाया करता था, पर अब वो 6 महीने में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। पहले लोगों को नौकरी पाने के लिए सिफारिश लगानी पड़ती थी, पर अब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आज 688 ये नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और जिससे आज आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आप सब जानते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, यानी विभाग जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या विभागीय परीक्षा के बाद या जो भी बोर्ड और कमीशन के द्वारा परीक्षा होती है, उसके बाद भी जब फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में लगभग 1 वर्ष लग जाता था, लेकिन बिना किसी उसके लिए लेट किए बगैर आपको 6 महीने से 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। एक विश्वास के साथ, एक नई प्रतिबद्धता के साथ कि अगर सरकार ने आपको 6 महीने या 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया है, भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी कोई लेन देन की नौबत नहीं आई, किसी भी स्तर पर आपको नहीं लगा होगा कि कुछ लोग प्रभावित करके परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए इस परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तो सरकार भी आपसे इसी अपेक्षा के साथ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के बीच कहा है कि जब भारत में आरक्षण को लेकर निष्पक्षता होगी तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अब इस पर मायावती ने आपत्ति जाहिर की है। इसके बाद बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने कहा कि मायावती बिल्कुल सही कह रही हैं। कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। उन्होंने दावा किया कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो आरक्षण खत्म करने के लिए बाकायदा मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। बीजेपी सांसद ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैलाकर कांग्रेस ने कुछ सीटें जीत ली, लेकिन
काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। बसपा चीफ मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि केंद्र में काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जाति जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें और आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा श्री राहुल गांधी ने इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। मायावती ने कहा था कि इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहे, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। बसपा नेता ने कहा था कि कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। यूपी में डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताई है। बीजेपी सांसद ने रायबरेली के सांसद के अमेरिका में दिए गए बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद वो भारत की आलोचना कर रहे हैं। दुनिया में एक गैर जिम्मेदार नेता होंगे कि देश के नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भारत की आलोचना कर रहे हैं। भारत का क्रिटिसिज्म, उनको जितनी आलोचना करनी हो भारत की पार्लियामेंट में करें, भारत के अंदर करें। आज ये बात सच्चाई है कि पिछले 10 वर्षों के पहले दुनिया में भारत की टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में गिनती होती थी और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर पिछले 10 वर्षों में टॉप 5 इकोनॉमी में आए हैं, 2027 में टॉप 3 इकोनॉमी में जाने की बात कर रहे हैं। उस समय जैसे लगता है चाइना के एजेंट के रूप में काम कर रहे हों। जिस तरह से पाकिस्तान की, चाइना की सबकी तारीफ करते हैं, भारत की अपने मुल्क की, अपने देश की बुराई करते हैं। भाई आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो भी मुझे कहना हो, मुझे गालियां भी देनी हो तो आप भारत में दीजिए, लेकिन भारत के बाहर जा कर के आप भारत का अपमान कर रहे हैं। ये देश को शर्मसार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि गांव की कहावत है कि 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। कांग्रेस जो आज़ादी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, सिखों का कत्लेआम करती रही, अब सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूँ। कहाँ गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं। कहाँ गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए इनके जब प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना। हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं। आज सुबह इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के दक्षिण में हमला किया। इस हमले में 40 लोग मारे गए और 60 लोगों को घायल होने की खबर सामने आई है। इजरायली सेना ने अल मवासी इलाके में एक टेंट कैंप में 4 मिसाइलें दागी। ये हमला गाजा के खान यूनिस शहर के अल मवासी इलाके में किया गया है। गाजा के खान यूनिस शहर में जिस जगह को निशाना बनाया गया, ये वही इलाका है जिसको इजरायली सेना ने युद्ध शुरू होने के बाद सुरक्षित इलाका बताया था।
जिसके बाद हज़ारों फिलिस्तीनियों ने यहाँ शरण ली थी, लेकिन अब यहाँ के हालात कुछ और ही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हमले में 20 टेंटों में आग लगी है। हमले के बाद अब इजरायली सेना का बयान भी सामने आया है। हमले के बारे में जानकारी देते हुए इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने खान यूनिस में हमास के कमांडर सेंटर को निशाना बनाया था। इजरायली सेना का कहना है कि अंदर हमास के आतंकवादी काम कर रहे थे जिन पर हमला किया गया है। हालांकि हमास ने इस बात से साफ इनकार किया है। हमास ने कहा कि हमने कई बार इनकार किया है कि उसके कोई भी सदस्य नागरिक सभाओं में मौजूद नहीं है और न ही इनका सैन्य उद्देश्यों से इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि इजरायल और फ़लस्तीन समूह हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग छिड़ी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब हमास के बंदूकधारियों ने गाजा से इजरायल पर तबातोड़ हमले कर दिए। हमास ने इजरायल पर हमला कर करीब 1200 लोगों को मार दिया था। करीब 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। हमले के बाद इजरायल ने भी हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 40,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का कहना है कि मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहा कराने की कोशिश जारी है। इसमें अमेरिका और मिस्र के साथ कतर भी बेहद अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। हालांकि गजा में युद्ध विराम करने की कोशिश बेहद मुश्किल भरी और ज़्यादातर नाकाम साबित होती आ रही है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।